पाठ 2 नए राजा और उनके राज्य। 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले मुख्य राजवंशों को दिखलाया गया है। मानचित्र 1 7वीं से 12वीं शताब्दियों के प्रमुख राज्य। मानचित्र में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चाहमानों चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर उनका नियंत्रण था? नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़ी भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इस तरह का उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राज्यों के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता तो ये माना जाता था कि इससे याजक जन्म ना क्षत्रिय न होते वे भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर लेगा। चित्र 1 एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंहावतार पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। ये राष्ट्रकूट काल की कृति है। अन्य उदाहरणों से उद्यमी परिवार के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम रखने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कंदम, मयूर शर्मण और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशों को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। क्या आपके विचार में उस दौर में शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? राज्यों में प्रशासन। इन नए राज्यों में कईयों ने महाराजाधिराज राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्तीन, 3 भुवनों का स्वामी और इसी तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठन के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों से विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है वेटी, जो नकद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाले कर, खजूर के या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। क्या आज इनमें से कोई कर वसूले जाते हैं? ये संसाधन राज्य की व्यवस्था की वित्तीय आधार बनते हैं, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण के लिए इस्तेमाल होते हैं। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते हैं जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा ज़मीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसे ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे। प्रशासन का वह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था? प्रशस्तियों और भूमि अनुदान। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यूरो होते हैं जो शब्द सत्य भी नहीं भी हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में ये विद्वान वे ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, जो अक्सर प्रशासन में मदद करते थे। नागभट्ट की उपलब्धियां। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहर नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। आंध्र, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक राज्य हिस्से
के राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनट गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात, वनवासी, तुरुष्क, तुर्क, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्य राजाओं को पराजित किया। इस अभिलेख में उल्लिखित इलाकों में से कुछ को मानचित्र 1 में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इसी तरह के दावे किए थे। आपके विचार में ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे? राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्रपत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। चित्र 2, ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्रों का एक संग्रह है जिसमें 9वीं सदी के एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो ये बतलाने के लिए है कि ये एक प्रामाणिक दस्तावेज है। भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था? ये चोलों के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें हैं: फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोगान, पेड़, कुएं, खाली जगह, चारागाह, एक गांव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली ज़मीन, हौज़, अन्नगार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे ये भूमि मिलती है वे इससे कर वसूली करता है। वे न्याय अधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों का लगने वाला कर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। ये पक्की ईंटों के बने ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकते हैं, बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकते हैं, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकते हैं, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहरें बनवा सकते हैं। उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोतों का उल्लेख है उनकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कलहरनामा के एक रचनाकार द्वारा रचा गया। कलहर ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न ये अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए ये असाधारण ग्रंथ था। धनों के लिए युद्ध। आपने ये गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कोई क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का प्रयास करते थे। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र तक गंगा घाटी में कन्नौज नगर, गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंशों के शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूंकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने प्रायः इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। मानचित्र 1 को देखें और वे कारण बताएं जिनके चलते ये शासक कन्नौज और गंगा घाटी के ऊपर नियंत्रण चाहते थे। जैसा कि हम देखेंगे कि पृष्ठ 62 से 66 शासकों ने बड़े मंदिर का निर्माण करवाकर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। सुल्तान अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है शासक। अफगानिस्तान के गजनी सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से थे जिसके सबसे प्रसिद्ध उसने 997 से 1030 तक शासन किया। अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्से तक किया। वे लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशाना थे संपन्न मंदिर जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल-बेरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बेरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। मानचित्र 1 को दोबारा देखिए, विचार विमर्श कीजिए कि चाहमानों ने अपने इलाके का विस्तार क्यों करना चाहा होगा। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान भी थे जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम पूर्व की ओर अपने नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के
गहरवालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय 1668 से 1692, जिसने सुल्तान महमूद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1119 में उसके हाथों हार गया। चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र। मानचित्र 2 चोल राज्य और उसके पड़ोसी। उरेयूर से तंजावुर तक चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा में मुट्रियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। ये कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थी। उरियार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुट्रियार को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सुदिनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों से बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पानियन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। राज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। राज्य और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार हैं। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासक और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज इन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी, जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर प्रतिमाएं जो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। चित्र 3 गंगईकोंडचोलपुरम का मंदिर। छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई है, उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमा अलंकृत की गई हैं, उन्हें भी देखिए। कृषि और सिंचाई। चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से संभव हुई। मानचित्र 2 देखिए। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारे पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषक विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो गई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। चित्र 4 एक चोल कांस्य प्रतिमा। कितनी सावधानी से के साथ इसको अलंकृत किया गया है, इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, ये जानने के लिए अध्याय 6 देखिए। चित्र 5 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार। होत्से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को के जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी या धातु बाधा है और जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में दर प्रवाह को संचालित करता है। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना ज़रूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रही कि सिंचाई के काम में योजना की ज़रूरत होती है, जैसे कि श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देखरेख करना और ये तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गाँवों में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई।
साम्राज्य का प्रशासन किस तरह संगठित था। किसानों की बस्तियां जो ऊर कहलाती थी सिंचित खेती के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गांवों के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने और जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकारों की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं के सम्मान के रूप में मूवेंदु वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान, अरैयार प्रधान जैसी उपाधियां दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। भूमि के प्रकार। चोल अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। वेल्लल नवगाई, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शलाभोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए दी गई भूमि। देवदान, तिरुनमटकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि। पल्लीचंदम, जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्से में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मणों भूस्वामियों को एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों के पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन होता था। सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम पाटलिपुत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तनों में रख दिए जाते थे। किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उसके पास अपना घर होना चाहिए। उसकी उम्र 35 से 70 वर्ष की बीच होनी चाहिए। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में किसी समिति का सदस्य रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं करवाए वे चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन ये जानना खासा मुश्किल है कि साधारण मर्दों और आदमियों का जीवन, औरतों का जीवन इस राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरियापुरम से एक उद्धरण अरनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोंपड़ियों से अटा पड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेल्लार प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे लोगों का एक छोटा सा पूर्वा था, जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतिहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहातों में छोटे मुर्गे मुर्गियां झुंडों में घूमते रहते थे। गहरे रंग के बच्चों जो काले लोहे के कंगन पहने हुए थे छोटे पिल्लों को उठाए उछलते रहते थे। मारूदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चे को चमड़े की चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों के नीचे ज़मीन में बने छोटे गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पो फटने से पहले तगड़े पुलाया का बहुवचन जो दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए बांग दे दी। धान कुटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्री के गाने की आवाज़ रोज़ाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। क्या इस पूर्व में कुछ ब्राह्मण थे जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उनका वर्णन करें। आपके ख्याल में अभिलेखों में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। तांग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहां तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित
होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1991 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप के प्रचलित व्यवस्थाओं से इस व्यवस्था किन मायनों में भिन्न है? बी शब्द, सामंत, मंदिर, नाडू, सभा।